नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। प्रयागराज में हुए एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे चुन चुनकर आरोपियों को मार देना सही नहीं है। वे यूपी में सरकार अपनी पसंद के हिसाब से अपराधियों का एनकाउंटर करवा रही है। जो अपराधी सरकार को पसंद नहीं, उनका एनकाउंटर करवा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी का साथ नहीं दे रही है। पार्टी को ऐतराज केवल हत्या के तरीके से है। पुलिस रक्षा में जिस तरह से अभिरक्षो अपराधी को मार दिया गया है और पुलिस खामोश रहती है, जांच का विषय है, इस पर जांच होनी ही चाहिए। साथ ही शमशुल हसन बल्ली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जिन अपराधियों को पसंद करती है वो अपराधी सेफ है और जिनको सरकार पसंद नहीं करती उनका एनकाउंटर करवा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि यूपी सरकार अपनी दोनों आंखें खोले और सभी अपराधियों का आतंक उत्तर प्रदेश से खत्म करे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम किसी अपराधी का फेवर नहीं कर रहे हैं। हमें एतराज तरीकों का है। जिस तरह का प्रयागराज में अतीक अहमद, अशरफ अहमद के जो गोली मार कर हत्या होती है, हमें उस हत्या पे एतराज है। हमें एतराज तरीके पे, जिस तरह के हालात वहाँ बने, पुलिस अभिरक्षा में मार दिया जाता है और पुलिस खामोश रहती है, ना काउंटर अटैक होता है और पुलिस गिरफ्तार करती है। ये एक जांच का विषय है। इसमें निसंदेह जांच की जाना चाहिए। जो असल अपराधी इस पर्दे के पीछे, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपराधी जिस तरह के अपराधियों को चुनकर मारा जा रहा है, तो अपराधियों में भी सरकार पसंद करके मारे जा रहे हैं। जो सरकार को अपराधी पसंद है वो महफूज है, सेफ है। जो अपराधी को सरकार पसंद नहीं करती, सरकार के काम करें, उनका एनकाउंटर हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार की दोनों आंखें खोले, दोनों आंखें खोल के देखें। उत्तर प्रदेश में 50 दुर्दांत अपराधी पड़े हैं। उन अपराधियों का सरकार क्या आचार डाल रही है, उनसे क्या काम लेना चाहती है। जिस तरह अतीक अहमद, अशरफ का और दुबे का, विकास दुबे का, असद का एनकाउंटर हुआ, निसंदेह इसी तरह जो सरकार के 100 केस लगे हुए हैं जिन पे, और आराम से बिस्तरों पे आराम फरमा रहे, ऐसे अपराधियों का आतंक उत्तर प्रदेश से सभी का खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर अतीक अहमद, अशरफ की हत्या का आरोप लग रहा है, ये कहाँ तक? भाई, पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है, हत्यारे गिरफ्तार हो जाते हैं, हत्यारों का महिमा मंडन होता है, अदालत ले जाते हैं, अदालत से डायरेक्ट जेल भेज दिए जाते हैं, वेपन पकड़े जाते हैं इम्पोर्टेड, ना पूछताछ होती है, ना उनका पुलिस रिमांड लिया जाता, ना उनसे ये पूछताछ होती कि इस अपराध में और कौन लोग लिप्त थे, क्योंकि ऐसा एक जघन्य अपराध है। ये ऐसा हत्याकांड है जिससे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। उनसे अगर पूछताछ नहीं की जाती, उनका पुलिस रिमांड नहीं लिया जाता, उनसे पूछताछ नहीं की जाती, तो इससे निसंदेह सरकार पे कहीं ना कहीं आरोप लगता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अदालतें खुली हुई है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उसका परिवार, असद का, अशरफ का और अतीक अहमद का परिवार सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री से गुहार कर रहा है, उन सीधे आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद भी अगर जांच नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठना लाजिम है और सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में गिरीश गौतम, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गणमान्य जन उपस्थित रहे। सब मिलते हमने कोशिश की है कि जब बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश राष्ट्र में सौभाग्यशाली, उनका जन्म हुआ, पहले महू कहते थे, अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर। हमारे सौभाग्य की बात, वहाँ उनका स्मारक भी बना। और अभी कई दिनों से हम लोग प्रयत्नशील थे, क्योंकि महू की जमीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर की जो जमीन है वो सेना के पास, और सेना से जमीन, क्योंकि सेना की लेने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि 3.5 एकड़ जमीन हमको सेना से वहाँ मिल गई है।
एनओसी मिल गई और हमने उस समिति को, जो महासमिति काम कर रही है, उस समिति को जमीन ट्रांसफर की है। 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है और बाहर से आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनकी ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है। लेकिन इस जमीन के कारण अब हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम और भी रचनाएं कर पाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की भी ठीक व्यवस्थाएं होगी। और ये बात सच है कि हम सब उनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरी तरह से साकार करने के लिए रोज काम करने के लिए हम रोज उस दिशा में काम करने का संकल्प लें। एक बार मैं फिर विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उन्होंने अनेकों मौलिक कदम उठाए हैं संविधान के अनुसार विधानसभा को चलाने के लिए, इसलिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। आप सब उस अवसर पर पधारे, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। मैं अपने उन विधायक मित्रों से क्षमा चाहता हूँ जो मुझसे मिलने सीएम हाउस पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आने में विलम्ब हो रहा था अध्यक्ष जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उनकी भीड़ में देर हो गई थी काम करते हुए, तो मैं इनका विधानसभा में मिलते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ वहाँ नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि यहाँ ही मिल के उनसे मैं जाऊँ। एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक लिए मदरसों पे कट्टरवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए, उसको लेकर नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री जी केवल बैठक भाषण तक सीमित है और बैठक के बाद कोई क्रियान्वयन नहीं होता। अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज सुबह नगर पालिका लाहौर जिला भिंड द्वारा तहसीलदार और सीएमओ अतिक्रमण हटाने के लिए गए, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के समय सदस्य अमरीश शर्मा द्वारा गोलियां लेके लाठियां बंदूक से सीएमओ पर हमला किया, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ डाली और हजारों की तादाद में थाना घेरने का काम किया। ये मेरे पास वीडियो है, मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, अगर आप वास्तव में कानून व्यवस्था या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करेंगे, बंदूक और लाठियों से शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर तहसीलदार पर हमला करेंगे, तो क्या की कानून व्यवस्था है? अरे मुख्यमंत्री केवल चुनाव के लिए लगे, आपस में भाईचारे में डालना चाहते हैं। अगर आप सच्चे मन से कानून व्यवस्था चाहते हो, उनको नहीं दिख रहा है। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता लाठियों से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर बरसा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत पहले दिखाए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ा नेता बनने के लिए उटपटांग बयान दे रहे हैं। पहले बोला रानी कमलापति फर्जी है, फिर कमलनाथ कह रहे हैं कि मतदाता नशे में है, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साजिश के तहत षड्यंत्र फैला गया है। मैंने कभी नहीं कहा रानी कमलापति के प्रति कोई बात कही हो। मैंने कहा कि राजा रानियों के नाम पर स्टेशन लगा रहे हो और हवाई अड्डे खोल रहे हो, तो जिन लोगों को सिंधिया साम्राज्य ने, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा था, उनको गोलियों से मारने वाले लोगों को, शहीदों का भी प्रतिमा उनके नाम से भी हवाई अड्डे उनका नामांकन किया जाए। इस बात में कौन सी बात हो गई? अपमान किया और माफी क्या कहा? अपमान क्या है? अपमान क्या हुआ इसमें? मैंने तो ये कहा इनके साथ साथ इनका भी लगाओ। अगर हमने ये कह दिया, कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी हुई है बड़े नेता बनने की। कभी विजय कोई बयान दे देते हैं, कभी कमलनाथ बयान दे देते हैं, कभी आप बयान दे देते हैं, बस होड़ लगी है, लाइन। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसको कांग्रेस से कोई सुनवाई नहीं थी। उनकी बातों तो उनका तो रोजाना का धंधा है, फर्जी बातें करना, षड्यंत्र फैलाना, उनके तो राजनीति में है, वो अपने कर रहे हैं। सरकार बयान दिया गया है नशे वाला जो कमलनाथ ने दिया, उसको लेकर कह रहे हैं कि मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, मतदाताओं को लगातार ये लोग इस तरह से अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। अब शिवराज सिंह जो कहेंगे जरूरी है उसका या उनकी पार्टी का है, मैं हर बात का जवाब दूँ। उनको तो सुबह से शाम तक झूठ बोलना है, झूठ फैलाए, मैं उनका जवाब देता रहूँ। सर लाडली बहना योजना के साथ में लाडली लक्ष्मी योजना पर सरकार फोकस कर रही है। लगातार कार्यक्रम सम्मेलन के माध्यम से बहनों के बीच पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव के। अब चुनाव में पता चल जाएगा कितनी लाडली बहनों उनका सहयोग करती हैं। 18 साल से उनको परेशान किया, लगातार बलात्कारों की मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई, बच्चियों के बलात्कार, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी तमाम सीमा पे थे।
मैं देख रहा हूँ, देखिए राइफल लिए ये फोटो व्हाट्सएप कर लेते हैं हमला कर रहा है। ठीक है। अमरीश शर्मा द्वारा बंदूक और लाठियों से लाहौर नगर पालिका के द्वारा हटाए जाने वाले अतिक्रमण में पुलिस के सामने। अरे अब दोबारा आप तो बोलते रहो, आप बोलो। अब क्या बात, नीचे कर लो ना यार, आईडी क्या दिक्कत है, नीचे कर लो सब लोग आईडी। तो एक साइड में आ जा ब्रदर को। भाई साहब आप वहीं रहो। आओ नीचे आ जाएंगे तो फिर बाकी लोगों को नहीं दिखाई पड़ती। ठीक जी। वो मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में एक मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, वो सीमेंट की थी और वो मुझे ऐसा लगता था कि उनके गरिमा के अनुरूप वो मूर्ति नहीं थी, इसलिए नई मूर्ति को स्थापित करके उसका अनावरण कराया। जबलपुर में रहने वाली मां एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि बीते दिनों पास में ही रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था और बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अब आरोपी के परिवार वाले केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने मना करने पर भी आरोपी ने मां पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन मौके पर बेटी ने उसके आंख में मिर्ची डालकर जान बचा ली, जिसकी शिकायत उसने घमापुर थाने में की है। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बताया कि शीतला माई में रहने वाली हनी बेन ने उसकी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ ले गया और दुराचार किया। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो आप? 9th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? उस लड़के के कारण ना मेरे परिवार वालों के ऊपर ना दबाव बनाया जा रहा है। उसके परिवार वाले मेरे परिवार वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन मुझे भी प्रताड़ित करते हैं। क्या क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ पुलिस प्रशासन हम लोग को साथ नहीं देगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। क्या धमकियाँ दी जा रही है आपको? कि केस वापस ले लो और मेरे लड़के को छुड़वा दो। उस लड़के ने आपके साथ गलत भी किया है? जी सर। इसकी आपने जानकारी दी? जी सर। क्या पूरा बताओ। उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने मना किया, उसके बाद भी उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हुआ, उसका DNA टेस्ट भी हुआ था, मेरा भी हुआ था। तो उसमें पुष्टि हुई? हाँ, पॉजिटिव आई रिपोर्ट। अब यदि कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगी? मैं आत्महत्या कर लूँगी क्योंकि पीछे खड़ी हो बेटा, पीछे खड़ी हो जाओ। बस आप बताएं क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है और कहाँ आई है और क्या बात चाहती है? सर मेरा नाम पूजा दुबे है, मैं शीतला माई बम्बा देवी मंदिर के पास रहती हूँ। मेरी बेटी परी दुबे को 2 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे के करीब एक लड़का बहला फुसला के प्यार का झांसा देकर लेके चला गया था। उसे वो लेके सागर गढ़ा कोटा गया था। मैंने पुलिस में कंप्लेन की 7 तारीख को और उसके बाद जैसे ही मुझे इधर उधर से खबर लगी कि मेरी बेटी गढ़ा कोटा में है, मैंने पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन दी कि सर मेरी बेटी गढ़ा कोटा में है, आप लोग जाइए और उसको लेके आइए। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ रुक जाओ, आज जाएंगे कल जाएंगे, ऐसे करते उन्होंने 3-4 दिन निकाल दिया, नहीं गए। फिर मैंने एक लिखित आवेदन कलेक्टर सर के पास में दिया था, तो उन्होंने SP सर पे दबाव डाला, तो यहाँ से फ़ोन गया थाने में, तब थाने वाले मेरे पति को बिठाल के लेकर गढ़ा कोटा गए। फिर वहाँ से मेरी लड़की को लेकर आते हैं और मेरे को रात में 10 बजे फ़ोन करके मेरे सुपुर्द मेरी लड़की करते हैं। लड़के को उन्होंने जेल में डाल दिया है। क्या नाम है लड़के का और क्या करता है? लड़के का नाम हनी बैन है, वो गांजा पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता हैगा। आपकी बच्ची की क्या उम्र है? मेरी बेटी की 15 साल उम्र है सर। अभी आपने क्या शिकायत की है और अब किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही है? सर मेरे ऊपर उनके समाज वाले जातिवाद का केस लगा रहे हैं कि मैं उनसे गाली गलौज करती हूँ, उनके घरों में पत्थर चलाती हूँ, ऐसा झूठा केस लगा रहे हैं कि मैं उनके घर जा जा के हर रोज़ उन लोगों को धमकियाँ देती हूँ, गाली बकती हूँ। सर हम लोग ब्राह्मण समाज के हैंगे, वो इस वजह से हम पे दबाव बना रहे हैं कि तू हमारी जात से जीत नहीं पाएगी, हम लोग तेरे साथ हरजन लगाएंगे, तेरे को प्रताड़ित करेंगे, नहीं तो तू केस वापस ले ले, हमारे लड़के को हमारे घर छोड़ दे। अभी आपकी जो अधिकारी से बातचीत हुई है और आपने लिखित में जो आवेदन दिया है, क्या कहा है उन्होंने? सर मैंने SP ऑफिस में 4 से 5 बार आवेदन दे चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एडिशनल सर के पास में दिया, SP सर के पास में दिया, और 14 तारीख की रात में 9:45 बजे दीपक बैन लड़का मुझे आकर गाली गलौज करा, चाकू से जान से मारने की धमकी दी और 2 बार चाकू से प्रहार भी किया। तीसरी बार कर रहा था तो मेरी बेटी ने मेरा बीच बचाव किया, उसकी आँख में मिर्ची डाल के। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी और है, वो गूंगी बहरी हैगी, 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं सर, स्कूल पढ़ने जाते हैंगे, और ये भी स्कूल पढ़ती थी सर। इसकी भी पढ़ाई लिखाई सब इन सब चीज़ों की वजह से छूट गई है सर। क्या नाम है आपका?
पूजा दुबे नाम है सर। मैंने सीएम सर के यहाँ हाउस में फ़ोन किया था कि मेरी मदद होगी, यहाँ से मुझे कोई मदद नहीं कर रहा हैगा करके, तो वहाँ पे भी मेरी सीएम सर से बात नहीं हुई। यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रही है। 14 तारीख की रात को 11:30 बजे मैं एसपी सर के घर गई थी, वहाँ से मांग की मेरी मदद के लिए, तो मुझे थाने में बिठा लिया गया। थाने में 1:30 बजे रात तक बिठाला गया था मुझे, और 1:45 बजे मेरी रिपोर्ट लिखी गई। यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि इस निर्णय का स्वागत इसलिए करता हूं, केवल मदरसे नहीं सभी का रिव्यू होना चाहिए, और हुआ है। मदरसों का क्यों नहीं होना चाहिए? छात्रावासों के अंदर भी हम रिव्यू करते हैं, छात्र है या नहीं है, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है। तो सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, सबके हित में है। ऐसा मानता हूं कि वहां पर भी और मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वहाँ कौन सी शिक्षा देते हैं, यह सारी चीज़ों को देखकर आज ज़रूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। सरकार ने इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत इसलिए करता हूँ कि केवल मदरसे नहीं, हर किसी का रिव्यू होना चाहिए, और हुआ है तो मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो देखते हैं कि छात्रावासों के अंदर भी हम रिव्यू करते हैं, छात्र हैं नहीं हैं, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है। तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पर भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं, तालीम, ये सारी चीज़ों को देख करके भी आज ज़रूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। क्या सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। जबलपुर माड़ोताल में स्थित शासकीय ITI कॉलेज में MP स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन के द्वारा कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा है, जहां कॉलेज में भीषण गर्मी में पानी की समस्या और टीचर द्वारा छात्रों की क्लास न लिए जाने और महिला ITI बंद होने के लेकर ज्ञापन सौंपते हुए सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरी किए जाने की मांग की है। साथ ही छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जल्द मांगे नहीं मानी जाती है तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। मुद्दों को लेकर जो है ये संभागीय गवर्नमेंट ITI में लगातार करोड़ों रुपए के भवन निर्माण किए गए, चीज़ें खरीदी गई, लेकिन आज भी छात्रों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ना ही यहाँ प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद हो रहे हैं। छात्र आज यहाँ पे मूलभूत सुविधा, वाटर कूलर खरीदे गए लेकिन वो फिट नहीं करे गए, तो आज इस ग्रीष्मकालीन सत्र में भी छात्र पाने के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। काफ़ी कोर्सेज DST कोर्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, महिला ITI बंद कर दी गई है, और भी तमाम अनियमितताओं को लेकर यहाँ आज हम लोगों ने संयुक्त संचालक महोदय से निवेदन करा है कि इन सब मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश छात्र संघ। जी, आज हमारे द्वारा संयुक्त संचालक को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मांग थी पानी और साइकिल स्टैंड और अनियमितताएँ, जिसमें कक्षाओं का ना लगना और टीचरों का ना आना और बच्चों से मजदूरी करवाना, उनको घर ले जाके काम करवाना। इसी संबंध में हमने प्रिंसिपल संचालक से बात की है, उनको ज्ञापन दिया है। यदि वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उसमें उग्र आंदोलन करेंगे। कौन सी ट्रेड में ये अनियमितताएं चल रही हैं और कब से? लगभग सभी ट्रेडों में, होली के बाद से सभी ट्रेडों में अनियमितताएं हैं। वो टीचर आते नहीं हैं और बच्चे आते हैं परेशान हो घर चले जाते हैं, लगातार हो रहा है ऐसा। और हम लोग के मतलब संज्ञान में भी बातें आ रही थी, तो आज हमने ज्ञापन दिया है। कोई टाइमिंग और कोई टाइमिंग नहीं है मतलब बच्चों को पढ़ाने की और ना बुलाने की। राहुल यादव। जी सर, MP स्टूडेंट यूनियन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है ये? MP स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो अभी ज्ञापन दिया गया है, उसमें मुख्य जो रूप से है वो पानी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो महिला ITI में जो कोर्स संचालित थे उनके बारे में है, DST ट्रेनिंग के बारे में है, और पार्किंग की समस्या। तो अभी हमारी उनसे चर्चा हुई है और उनको हमने बताया है कि भाई इन समस्याओं में जो भी समस्या जल्दी से जल्दी हम लोग निराकरण करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि डिविज़नल ITI का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ITI में, और वो डिविज़नल ITI में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ व्यवस्थाएं हो सकती है, और उसका कारण ये है कि अभी सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है। तो हम लोग जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए तो ये जो ITI बनने वाली है, ये सब पूरे ज़िले में नहीं पूरे संभाग में एक सबसे अच्छी ITI बनेगी, और इसमें हम लोग सभी फैसिलिटीज़ को डेवलप करेंगे।
अब चूँकि ये अभी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिसमें कि अभी सिविल वर्क भी चल रहा है, मशीनों का इंस्टॉलेशन हो रहा है, मशीनों एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस बीच में हो सकता है कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों को परेशानी हो रही हो, तो उसको हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। इसके साथ ही हमने स्टूडेंट्स यूनियन के जो लोग आए थे उनसे हमने कहा कि भाई आप 2 लोगों को हमारे पास पे नॉमिनेट कर दो, तो वो समय समय पे ITI प्रिंसिपल से या हमसे आकर के मिलें और हम लोग उसको बैठ कर के जो भी इनकी तरफ से अगर कोई समस्याएं हैं तो उसका एक प्रॉपर जो है वो सलूशन निकाल सके, उसका निराकरण कर सके। जी। जबलपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर 20 अप्रैल को मानस भवन में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर दीक्षित पत्रकार वार्ता के माध्यम से संपूर्ण ब्राह्मण मंच के द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर एक विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण और समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के 100 ब्राह्मणों को ब्राह्मण रत्न सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के विशाल देवी जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक राजेश कपूर और नयन कपूर के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को सूचित करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दिनांक 20 अप्रैल को मानस भवन में ब्राह्मण महासभा के माध्यम से अनेक ब्राह्मण विभूतियों को आमंत्रित किया गया है और उनके साथ में बैठकर के संगोष्ठी होगी, समाज के अनेक विषयों पर चर्चा होगी और समाज में जो विद्वान हैं, मनीषी हैं और संत हैं, साधु हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे भैया पंडित समीर दीक्षित जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस महासभा के, उनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, समाज के पद प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और आचार्य पुरोहित ज्योतिषीगण और जो अनेक क्षेत्रों में विद्वानगण हैं वह समाज के सभी लोग आकर के एकत्र हों। समाज में जिस प्रकार की सामाजिकता होनी चाहिए, समाज में कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करने की बात होगी, समाज में एकत्रीकरण कैसे हो, सामाजिक संगठन कैसे हो, इन सब को लेकर के चर्चा होगी। और हम सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आएँ ताकि हमारे समाज में मजबूती आ सके और एकत्रीकरण होते हुए संपूर्ण समाज प्रगति को प्राप्त हो। मैं नमस्कार, जय परशुराम। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर एक बृहद ब्राह्मण एकत्रीकरण का कार्यक्रम एवं विप्र विभूषण सम्मान समारोह का आयोजन 20 अप्रैल शाम 7 बजे मानस भवन में आयोजित है। मेरा सभी विप्र समाज के लोगों से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता दें ताकि हम अपने उन लोगों को पहचान सकें जिन्होंने समाज में कई वर्षों से कार्य किया है, समय दिया है और कहीं ना कहीं समाज का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। जय परशुराम। सरकार ने जल जंगल जमीन बेचने के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया है। अब पर्यावरण प्रेमी भी जल जंगल जमीन बेचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसी ही एक पर्यावरण प्रेमी 6 राज्यों में भ्रमण कर लोगों को जल जंगल जमीन बेचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। संस्कार थानी जबलपुर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी रास्ते में पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायतों में एक बरगद और एक पीपल का पेड़ लगा रहे हैं और लोगों को जल जंगल जमीन बेचने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए भ्रमण कर निकले रुपेश राय ने बताया कि जल जंगल जमीन बेचने के लिए 6 राज्यों में 12 महीने 365 दिन और 12,000 किलोमीटर 120 पंचायत पर भ्रमण के लिए निकले। हर ग्राम पंचायत में एक पीपल और बरगद का पेड़ मेरे द्वारा लगाया जा रहा है। जो इन पेड़ों की रक्षा करेगा उसे युवा प्रहरी का नाम दे रहे हैं और जो एक पेड़ से अनेक पेड़ बनाएगा। इसका एक अपडेट डालना है स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। सरकार
सरकारी आंकड़ों वाली बोरिंग लैंग्वेज नहीं है। आज इसके 4 पत्ते आए, आज हो रही है बैठी, आज 4 पत्ते इसकी 2 पत्ती बकरी खा गई, 1 पत्ती, जो भी इसकी जो यथार्थ जो जमीन है, और इसी के माध्यम से आसपास का जो भी एक कंटेंट है इसका GPS टैगिंग करेंगे, GPS टैगिंग करके, और फिर इसका एक हैशटैग इसको हेड से बरगद, बकरी छाप बरगद और बकरी छाप, इसका हैशटैग करके हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप इसका अपडेट डालते रहेंगे, और इसको आधार बना के आसपास कुछ जैसे प्लास्टिक हटाने की ड्राइव या लोगों को थोड़ा केमिकल मुक्त करने की ड्राइव, इस तरह का भी कुछ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ जो भी करेगा तो हम लोग उसका ट्रैक रखेंगे, और उसको आगे किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप या किसी प्रकार का ट्रेनिंग या जैसे यूपी में इंडिया वगैरह की कोचिंग करनी है तो हम देहरादून में 6 महीने की कोचिंग करा देंगे, या 1 साल का कोई आपको कोर्स करना है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको। सर आपने यात्रा शुरू की, कहाँ से और कहाँ तक जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है जल जंगल ज़मीन बचाना। 6 राज्यों की यात्रा है, सब 6 के गुणक है। 6 राज्य, 12 महीने और 12,000 किलोमीटर और 120 ग्राम पंचायतें, और हर ग्राम पंचायत में एक पीपल और बरगद का पेड़ लगा रहा हूँ, और उस पीपल और बरगद के पेड़ का एक युवा संरक्षक बना रहा हूँ जिसको प्रकृति प्रहरी का नाम दे रहे हैं हम लोग, या ग्रीन चैंपियन का, और जो उसको बचाएगा, जो एक पेड़ से अनेक पेड़ बनाएगा और एक प्रकृति प्रहरियों को अनेक प्रकृति प्रहरियों में बदलेगा गांव में, उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी पढ़ाई में, उसके करियर को संवारने में हम यथासंभव जो भी होगा हम उसको सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो एक यात्रा का यही उद्देश्य है, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, क्योंकि प्रकृति के प्रहरियों की आखिरी कड़ी जो है, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं वही लोग बचे हुए हैं, जो कि जल जंगल ज़मीन, ग्लेशियर, टापू के किनारे रहते हैं, और इसके पहले कि वो अपनी ज़मीनें छोड़ के शहरों में, स्लम में जनसंख्या वृद्धि करें, उनको किसी तरह से कुछ लाभ के मॉडल बना के, या वो मॉडल जो कि यूथ को मॉडर्न और फैशनेबल लगे बना के उनको वहाँ ज़मीन से जोड़ना एक हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अकेले चले हैं, कारवां बनता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी तक। तो रूपेश कुमार राय। जबलपुर में गौर नदी के संरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पिछले कई सालों से गौर नदी का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, जहां ना तो जिला प्रशासन ना ही सरकार के द्वारा गौर नदी को संरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने गौर नदी को शिक्षित करने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि गौर नदी के आसपास बनी डेयरियों के कारण नदी में गंदा पानी, पशुओं का मूत्र, पशुओं के मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण गौर नदी का अस्तित्व पिछले कई वर्षों से खतरे में चल रहा है, जिसके कारण गौर नदी दूषित होती जा रही है। वहीं यही दूषित पानी नर्मदा नदी में आगे जाकर मिलता है। बहनों, आज हम सभी ने यहाँ पे गौर तिराहा पे गौर नदी संरक्षित करने के लिए, और उसका जल जो है नर्मदा नदी में जा रहा है, जो कि हमारी जीवनदायिनी नर्मदा माता है, उसका जल प्रदूषित हो रहा है। हम यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं ताकि हमारी गौर नदी जो है वो उसको स्वच्छ किया जाए, और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसमें जो डेयरी का पानी जा रहा है, मलमूत्र जा रहा है, और जो पशु के जो बछड़े होते हैं वो मृत हो जाते हैं, उनको भी जो उस पानी में फेंक दिया जाता है, उसके कारण जो है पानी प्रदूषित हो रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये गौर नदी की जो गंदगी है उसको अतिशीघ्र साफ करे, स्वच्छ करे, ताकि उसका पानी पीने लायक रहे। मैं पंकज पाठक, लोकसभा सचिव, आम आदमी पार्टी। एक एसटीपी नहीं लगाया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि गौर नदी के किनारे जितने भी पर्यटन के किनारे जितनी भी डेयरियाँ थी उसको हटाने के निर्देश हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसका पालन लगभग 3 साल से हो चुका ऊपर, और अभी तक नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महापौर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम संरक्षण करेंगे, और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह हाथ की सून है। 360 नाले नदियाँ मिल रहे हैं किसमें? नर्मदा में।
गौर नदी प्रदूषित हो चुकी है, परियट प्रदूषित हो चुकी है। और ये कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि इसका ए ग्रेड का पानी है। फर्जी रिपोर्ट जारी करते हैं, धोखा दिया जा रहा है, हमारी जीवनदायिनी को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे करके। इसलिए आज है आम आदमी पार्टी के संरक्षण में और उसके नेतृत्व में पंकज पाठक के यहाँ धरना प्रदर्शन चालू किया। ये आज हमारा सांकेतिक धरना है। लगातार ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि हम नर्मदा और गौर नदी या पर्यटन को संरक्षित नहीं करवा लेते, हम बैठेंगे नहीं चुप। मैं मनीष शर्मा जी। जैसे प्रदूषित है तो आपकी पार्टी के लिए उसको स्वच्छ रखने के लिए कोई ऐसा कोई आंदोलन या मतलब ऐसा कोई योजना बनाई है? मैंने अभी आपको बताया कि ये सांकेतिक धरना हमारा पहला अभियान है। हम लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो नगर निगम का घेराव भी करेंगे और जाना ज़रूरत पड़े तो भोपाल भी जाएंगे और हमारा अनशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि सरकार या तो प्रॉपर तरीके से काम शुरू नहीं कर देती या नगर निगम इसमें हस्तक्षेप नहीं करती या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। हमने कसम खाई है कि हम छोड़ेंगे नहीं। मैं मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष RTI विंग, आम आदमी पार्टी। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।